हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 को हम जो है वो स्टडी कर रहे थे। संपूर्ण सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासें अपनी हो चुकी है और पिछली 2 क्लासों में हमने जो है वो कुल मिलाकर जो 15 धाराएं हैं, इस एक्ट की जो 15 सेक्शंस हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो इसकी 10 धाराओं को और कवर करेंगे। तो आज हम रीड करेंगे धारा 16 से लेकर 25 तक। 16 से लेकर 25 तक जो है वो हम इसको रीड करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, साथियों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि अपना जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो वहां से आप अपना टेलीग्राम चैनल भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लें। तो ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो धाराएं हमने पहले पढ़ी है, यानी 1 से 15 तक, एक बार शॉर्ट में हम उनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि याद करने का तरीका यही है। किसी चीज को आप बार बार रिवाइज करो, यही याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखते हैं क्या था उन धाराओं में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले अपनी धारा थी भाई 3 नंबर। सबसे पहले जो अपनी धारा थी वो 3 नंबर थी। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कर लिया गठन। फिर उसके बाद में थी 4। पहले भाई 1 और 2 तो अपने सिलेबस में ही नहीं थी, तो हमने पढ़ा ही नहीं। पहले 3/3 में क्या है, नगर पालिका का गठन। फिर 4/4 में क्या है, छूट। इस तरह से शॉर्ट शब्दों में याद करो। 4 में क्या था, छूट। भाई नगर पालिका को राज्य सरकार कतिपय उपबंधों में छूट दे सकती है। ठीक है। फिर धारा नंबर 5 थी। 5 में था क्या, निगमन और अभिशासन। नगर पालिका का निगमन व अभिशासन, निगमन व अभिशासन या शासन एक ही बात है। ठीक है, ये 5 में था। 6 में हमने बात करी, 6 में थी आपकी नगर पालिका की संरचना। 6 में क्या थी, नगर पालिका की संरचना। ठीक है। 7 नंबर धारा तो जो थी उसमें थी आपकी पदावधि। याद करिए पदावधि क्या थी, अपनी निर्वाचन के बाद में पहली जो बैठक होगी उससे 5 वर्ष की, उसके बाद में अगली 5 वर्ष। ठीक है, और अगर बीच में विघटन हो जाता है तो आगे जो बनेगी वो शेष अवधि के लिए रहेगी। ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर धारा थी। 8 नंबर में धारा थी कि नगर पालिका का शासन, नगर पालिका का शासन किस में रहेगा, अध्यक्ष में निहित रहेगा। नगर पालिका का शासन किस में रहेगा, अध्यक्ष में निहित रहेगा। ये थी 8 नंबर। 9 नंबर धारा की हमने बात करी थी। 9 नंबर धारा थी वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन। 10 नंबर धारा थी वार्ड की अवधारण। वार्ड का अवधारण। ठीक है, पिछली क्लासों में हम इन धाराओं को डिटेल में पढ़ चुके हैं। 9 नंबर में क्या थी, वार्ड विभाजन। और 10 नंबर में थी वार्ड का अवधारण। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 11। धारा नंबर कौन सी, 11। 11 में आपका सीधा सा था निर्वाचन। भाई नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कौन कराएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। स्पष्ट पढ़ा आपने। ठीक है। और धारा नंबर 12। 12 में क्या था, निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन किसमें किया जाएगा। आपने पढ़ा हो, याद हो कि निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन किसमें किया जाएगा, या तो निर्वाचन आयोग का उपायुक्त होगा, ठीक है, या फिर निर्वाचन आयोग के सचिव में किया जाएगा। आपने पढ़ा है इसमें पीछे। फिर है 13 नंबर। 13 नंबर है आपकी वोटर लिस्ट, निर्वाचक नामावली। 13 नंबर में क्या थी, वोटर लिस्ट यानी निर्वाचक नामावली। 14 नंबर में आपके था निर्हरता, या इसको अहर्ता भी कह सकते हैं।
भाई कौन आदमी बनेगा? जो 18 साल का हो गया हो, प्लस दूसरा कौन? जिसने जो उस वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। ये 2 प्रकार के होंगे। और 15 में था मिथ्या घोषणा। 15 में था मिथ्या घोषणा। मिथ्या घोषणा का मतलब कि चुनाव से संबंधित आप अगर कोई गलत सूचना देते हो, मिथ्या घोषणा करते हो, तो आपको जेल हो जाएगी। कितने टाइम की? 6 महीने की। तो ये 15 धाराएं हमने पहले अच्छी तरह से रीड कर लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया अपनी पिछली 2 क्लासों में। और मुझे विश्वास है कि यह आपको, अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से एक बार, तो ये आपको पूरी धाराएं याद हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से आप एक बार जो है वो बार बार मन से लिखकर जो है प्रयास करें, क्योंकि वहां पे आपको जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाएगा? धाराएं दी होंगी, सामने उनके प्रावधान दिए होंगे और दोनों को आपस में मैच करवाया जाएगा, ठीक है? या फिर ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत है, तो वहां आपको ये धाराएं याद होना अनिवार्य है, ठीक है? तो ये होगी अपनी पिछली 15 धाराएं जिनकी हमने पहले बात कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ भाई, अब देखिए अपने पहला है धारा नंबर 16। 16 में क्या लिखा है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। भाई ये राज्य स्तर का होगा, और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसकी नियुक्ति का प्रावधान इसमें है। तो भाई इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा। देखो आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा कि 16A के तहत जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति तो चुनाव आयोग करेगा, ठीक है? नियुक्ति तो निर्वाचन आयोग करेगा, लेकिन उसको परामर्श लेना पड़ेगा किसका? राज्य सरकार का। ये किस में दे रखा है आपको? 16(1) में। तो नियुक्ति समझ गए। दूसरी बात आती है 16(2) के अंदर। 16(2) में क्या है कि भाई ये जो अधिकारी होगा वो किसके अधीन रहेगा? तो ये अधिकारी राज्य सरकार के अधीन रखे हुए, और इसके साथ साथ आयोग के भी, मतलब दोनों के अधीन रहेगा। ये अधिकारी राज्य सरकार के अधीन भी रहेगा और ये निर्वाचन आयोग के अधीन भी रहेगा। ये याद रखनी है। 16(1) में क्या है? नियुक्ति है। कौन करेगा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की। तो निर्वाचन आयोग करेगा। किससे परामर्श लेगा? तो आपका परामर्श लेगा राज्य सरकार से, ठीक है? और 16(2) में आपका दे रखा है कि भाई ये दोनों के, राज्य सरकार के और निर्वाचन आयोग दोनों के अधीन रहेगा, दोनों के सबॉर्डिनेट रह के काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है? जिला निर्वाचन अधिकारी, देखिए ये जिले के लिए है। सामान्यतः कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। सामान्यतः कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग जो है वो इनकी नियुक्ति करेगा। देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी है वो, उसकी स्थिति क्या है भाई? प्रत्येक जिले में एक होगा। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। और किसके परामर्श से की जाएगी? तो राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी। अगर निर्वाचन आयोग को यह लगता है कि नहीं संख्या ज्यादा है, अधिकार क्षेत्र ज्यादा है, तो एक जिले के लिए 2 भी नियुक्त कर सकता है। एक जिले के लिए क्या करेगा? 2 की भी नियुक्ति कर सकता है। और इन दोनों का जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, इन दोनों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा? तो इनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण निर्वाचन आयोग करेगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई ये तो अगर 2 लोगों की नियुक्ति करता है तो उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। इस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो होगी नियुक्ति की। जिला निर्वाचन अधिकारी एक जिले में एक, जरूरत पड़ी तो 2 भी कर देंगे। और 2 करेंगे तो अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करेंगे कि कौन से एरिया में कौन काम करेगा और कौन से एरिया में कौन काम करेगा। तो यह लिखा है कि एक जिले में एक से अधिक भी कर सकता है, ठीक है? तो आगे अपनी बात पूरी और अधिकार क्षेत्र की भी बात होगी। तो धारा 17 में है जिला निर्वाचन अधिकारी। देखिए 16 में हमने पढ़ा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है? जो राज्य स्तर का होगा पूरा एक, ठीक है? उसके बाद में हमने 17 में पढ़ा जिला निर्वाचन अधिकारी। अब 18 क्या है? स्थानीय प्राधिकारी आदि के कर्मचारी उपलब्ध कराना। अब देखो सबसे मेन चीज क्या है? धारा 18। आपको ध्यान रखना है भाई, जब आप चुनाव कराओगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने केंद्र में वो राज्य में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया, तो वही करवा देंगे। तो फिर कर्मचारी कहाँ से आएंगे? कर्मचारी भी चाहिए। तो 18 के तहत स्थानीय प्राधिकारी जो भी है, या यानी जो भी लोकल जो कर्मचारी है, वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय प्राधिकारी की होगी। अब आपको यहाँ स्थानीय प्राधिकारी का मालूम होना चाहिए कि स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन आएंगे। ठीक है, तो स्थानीय प्राधिकारी में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी कोई भी जो लोकल जैसे पंचायती राज संस्थाएं हैं, विद्यालय है, यानी यहाँ के जो कर्मचारी है सारे के सारे आएंगे। राज्य द्वारा नियंत्रित या राज्य द्वारा के अधिनियम से स्थापित कोई भी संस्था जो राज्य द्वारा नियंत्रित हो, राज्य उसका कंट्रोल करता हो, या फिर राज्य द्वारा स्थापित या उसकी निधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषित, या तो राज्य उसको पैसे देता है या उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, या फिर राज्य द्वारा ही स्थापित है। ऐसी सारी संस्थाओं के कार्मिक जो है वो किस में क्या आएंगे? वो उपलब्ध करवाए जाएंगे किसको? जिला निर्वाचन अधिकारी को। इसलिए तो होता है ना कि चुनाव के समय किसी भी डिपार्टमेंट से कर्मचारी को लेकर जो है वो चुनाव में लगा दिया जाता है, और उसमें कोई इफ बट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि 2009 का जो एक्ट है उसकी धारा 18 कहती है कि स्थानीय प्राधिकारी का ये दायित्व होगा कि वो जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो धारा 16 में हमने क्या पढ़ा? 16 में हमने पढ़ा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 में क्या पढ़ा? जिला निर्वाचन अधिकारी, और 18 में क्या पढ़ा? स्थानीय प्राधिकारी जो है वो क्या करेगा? कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। और स्थानीय प्राधिकारी में कौन? सारी संस्थाएं आ गई जो राज्य द्वारा नियंत्रित है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है, या राज्य द्वारा स्थापित है। ठीक है, इसमें केंद्र वाले भी सारे शामिल है। अब आगे आपका 19 नंबर। भाई जो कर्मचारी लगाए जाएंगे वो किसके कार्मिक होंगे? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे। जी, जो कार्मिक लगाए जा रहे हैं वो कार्मिक अब उस डिपार्टमेंट के कार्मिक नहीं होंगे, वो निर्वाचन आयोग के कार्मिक माने जाएंगे, उसमें डेपुटेशन के रूप में माने जाएंगे। धारा 19 में ये लिखा है। उसके बाद में धारा 20 में क्या है कि निर्वाचक नामावली तैयार आदि से संसद पदीय कर्तव्य भंग की कोई आदमी निर्वाचक नामावली या चुनाव से संबंधित कोई काम करता है और उसमें अपने जो पद के जो कर्तव्य है उनको भंग करता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उसके लिए भाई आपको सजा का प्रावधान है। 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और 1000 से लेकर 2000 तक का क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। याद रखने वाली चीज है कि धारा 20 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को चुनाव कार्य में लगाया गया है और उसने चुनाव कार्य में उसके जो पद के दायित्व है उनका निर्वहन नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? उसको 3 माह से 2 वर्ष की सजा और 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर 2 क्लोज हो रहे हैं। 20(2) में क्या है कि नुकसान हेतु वाद दायर नहीं होगा, यानी अगर किसी उस आदमी से कोई नुकसान हो गया ना, या उस आदमी का कोई नुकसान हो गया, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई वाद दायर नहीं कर सकेगा कि चुनाव के कारण मेरा फलाना काम नुकसान हो गया। तीसरी चीज है कि बिना शिकायत के न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। उपधारा 1 के तहत, यानी ये जो है अपने संसदीय कार्य जो हम कर रहे हैं उन कामों के लिए उपधारा 1 के तहत यदि कोई है तो कोई शिकायत नहीं है तो स्वतः संज्ञान, कई बार न्यायालय होता है ना, तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो यहाँ यह है कि इसके तहत कोई प्रकार का स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो अब तक हमने कितनी धाराएं पढ़ी? हमने पढ़ी धाराएं 4 ही धाराओं को एक बार फिर से याद करते हैं। सबसे पहले थी धारा 16। धारा 16 में था मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसमें था? धारा 16 में था। धारा 17 में था। 17 में क्या था भाई? तो 17 में आपके था जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, उसके बाद में आपकी थी धारा 18। धारा 18 में क्या था? तो धारा 18 में आता
स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाना, ठीक है, ये था इसमें। फिर 19 नंबर में था कि कार्मिक जो होंगे वो क्या होगा, कार्मिक क्या माने जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पे माने जाएंगे। कार्मिक क्या माने जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पे माने जाएंगे। और 20 नंबर में था कि पदीय कर्तव्य भंग, ठीक है। इस तरह से याद रखो आपको धारा पूरी, ठीक है। पहली धारा थी अपनी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हमने बात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, धारा 16 के तहत। तो राज्य के लिए एक होगा, नियुक्ति करेगा चुनाव आयोग, ठीक है। नियुक्ति करेगा कौन, चुनाव आयोग, ठीक है। और परामर्श लेगा किससे, तो भाई परामर्श की हमने बात कर ली, किससे लेना पड़ेगा परामर्श, स्टेट गवर्नमेंट से परामर्श लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीजें हो गई। फिर उसके बाद में है जिला निर्वाचन अधिकारी, तो एक जिले के लिए एक करेगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि अधिकार क्षेत्र ज्यादा है तो एक जिले के लिए कितने कर सकता है, 2 भी कर सकता है। एक जिले के लिए कितने कर सकता है, 2 भी कर सकता है। और अगर उसको लगता है तो वो क्या करेगा, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण है, अधिकार क्षेत्र निर्धारण ये कौन करेगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका ईसी करेगा। कौन करेगा, ईसी, इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। उसके बाद में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाना, कि स्थानीय प्राधिकारी जो भी, अब स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन होंगे, स्थानीय प्राधिकारी में राज्य द्वारा नियंत्रित, पोषित और स्थापित सारी संस्थाएं स्थानीय प्राधिकारी में मानी जाएंगी। और वो चुनाव के लिए जो है वो आवश्यक रूप से संसाधनों के रूप में कार्मिक उपलब्ध करवाएगी। तो ये बात भी आपकी होगी धारा नंबर 18 में। 19 नंबर धारा आपकी कह रही थी कि भाई कार्मिक जो होंगे ना वो क्या होगा कार्मिकों का, तो कार्मिक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पे माने जाएंगे, कार्मिक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर धारा थी कि भाई कोई आदमी मान लो अगर अपने पदीय कर्तव्यों को भंग करता है, उसको जो चुनाव का काम दिया गया वो काम नहीं करता है, तो क्या होगा, तो भाई उसको क्या करेंगे, एक तो सजा कर देंगे और एक उस पर क्या हो जाएगा, जुर्माना। तो जुर्माना तो हो जाएगा 1K से 2K और सजा हो जाएगी उसको 3 माह से कितनी, 1 साल थी 2 साल, सजा हो जाएगी उसको 3 माह से 2 वर्ष। बस ये आपकी 5 धाराएं पूरी होगी। इसके अलावा जो है वो कुछ विशेष नहीं है, आप इस तरह से सीधा इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 तक आपकी धाराएं पूरी होगी, 3 से 20 तक आपको अच्छी तरह से धाराएं पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि एक एक धारा आपको यहाँ रटवा दी गई है। नेक्स्ट में चले, तो भाई 21 नंबर आ जाओ। 21 नंबर क्या है, 21 नंबर आपका कह रहा है भाई सदस्य हेतु अर्हताएं। देखो धारा 14 आई है, तो पहले हमने धारा 14 पढ़ा, 14 में तो क्या था, निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली के लिए आपको कौन कौन सी योग्यताएं, निर्वाचक नामावली के लिए योग्यताएं चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निर्वाचक नामावली के लिए योग्यताओं में हमने 2 ही चीजें पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो ये पढ़ी थी कि उसने 18 साल की उम्र हो, उसकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष की हो। और दूसरी हमने पढ़ी थी कि वो क्या होना चाहिए, वो मामूली तौर पर निवासी, मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, किस चीज का, उस वार्ड का जिसमें वो अपना नाम जुड़वाना चाहता है। ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी, 14 नंबर में पढ़ी थी, ठीक है। तो वो तो किसमें थी, कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए। और 21 क्या कहती है, 21 आपको कहती है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप नगर पालिका के सदस्य बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, तो सदस्यता हेतु अर्हताएं, कि सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, ये कौन सी धारा में है, ये धारा 21 में है, ठीक है। तो 14 में तो थी किसके लिए, निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है। तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए तो 18 साल और मामूली तौर से निवासी चाहिए।
और यहाँ आप क्या कह रहे हो, यहाँ आप कह रहे हो भाई अर्हताएं क्या चाहिए, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो उसके लिए आपके है धारा 21। ठीक है, तो देखते हैं एक नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए, उसका मेंबर या उसका अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, धारा 6 और 24 के उपबंधों के अध्ययन रहेगा। भाई धारा 6 में जो प्रावधान है और 24 में जो प्रावधान है वो यहाँ लागू होंगे, उसके अलावा बात की जा रही है। 6 में क्या था, 6 में आपके था कि भाई आपके कितने वार्ड होंगे, कितनी जनसंख्या पे क्या वार्ड बनाया जाएगा, ये सारी चीजें 6 में थी, संरचना। ठीक है, नगर पालिका की संरचना थी। और 24 जो है वो 24 में जो है कुछ निर्भरताएं दी हुई है कि कौन व्यक्ति जो है वो नहीं बन सकता। तो ये दो चीजें थी। अब हम चलते हैं कि पहली बात क्या करता है धारा 21 कि SC ST के लिए जो आरक्षित पद है, भाई SC ST के लिए आरक्षित पद है, उन पदों पर अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसी वर्ग का सदस्य होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। भाई आपकी योग्यता की बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट SC में नहीं जाएगा। यानी जिस के लिए आरक्षित है, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य होना चाहिए। पहली बात ये कह रही है धारा 21। दूसरी कह रही है कि अगर कोई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है तो फिर वो महिला भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष उसके लिए चला जाए। कोई स्थान अगर महिलाओं के लिए आरक्षित है तो वो क्या होनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए। लेकिन पुरुषों के लिए है तो उसमें महिला आ सकती है, क्योंकि पुरुषों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होता, उसको कहते हैं अनारक्षित। ठीक है, तो वहां कोई भी लड़ सकता है। तो पहली चीज SC ST का आरक्षण है और तो वो मेंबर उसी का होना चाहिए। दूसरा, अगर महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है तो चुनाव लड़ने के लिए महिला होनी चाहिए। तीसरी बात क्या कर रहा है कि सामान्य नगर पालिका का निर्वाचक होना चाहिए। देखो सबसे मेन चीज ये है भाई, वो आदमी जो है उसका उस नगर पालिका के किसी वार्ड की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। मेन तो यही है, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। उस व्यक्ति का उस नगर पालिका के वार्ड, जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ रहा है, जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ रहा है, उसकी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम तो उसका है 5 नंबर में और चुनाव लड़ना चाहता है 6 नंबर में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिस वार्ड से लड़ रहा है उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। और सबसे मेन चीज, आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो। ठीक है, नगर पालिका में चुनाव लड़ने हेतु किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम होना आवश्यक है। भाई नगर पालिका का कोई चुनाव लड़ा जाता है तो उसका जो नाम है वो किसी भी वार्ड की निर्वाचक नामावली में होना चाहिए। ठीक है, हमने ये कहा ना 5 और 6, ये नहीं रहेगा कि आपका पूरी जो है उसमें किसी भी वार्ड में जो है आपका नाम होना जरूरी है। तो किसी भी वार्ड की निर्वाचक नामावली में, मतलब उस पूरी नगर पालिका क्षेत्र की जो वोटर लिस्ट है उसमें कहीं भी आपका नाम होना चाहिए, तभी आप जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो धारा 21 में क्या आ गई, अर्हताएं आ गई। दो चीजें मोस्ट है उसमें आपको ध्यान रखने पड़ेगी। पहली चीज तो है वो तो आपके क्या है कि वोटर लिस्ट, और दूसरी चीज जो आपके है मेन वो है एज, और तीसरी चीज है आपका आरक्षण। बस 3 बातों पे आपका एक्ट खत्म हो, ये धारा 21 जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहली चीज क्या कर रही है कि भाई आपकी क्या चाहिए, हमें आपके चाहिए वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम है तो ही चुनाव लड़ोगे, नहीं तो नहीं लड़ोगे। दूसरी बात करिए कि एज जो है वो चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 पूरी कर ली हो, ये भी बात सही है। और तीसरा कह रहा है कि आरक्षण, तो अगर SC का है, ST का है और महिला, 3 प्रकार के आरक्षण होते हैं। तो ये जो संबंधित वर्ग की होनी चाहिए। SC के लिए आरक्षित है तो व्यक्ति SC का होना चाहिए, ST के लिए आरक्षित है कोई वार्ड तो व्यक्ति ST का होना चाहिए। अगर महिलाओं के लिए आरक्षित है तो चुनाव लड़ने वाली कोई महिला होनी चाहिए, बस आपके और कुछ नहीं है 21 में। तो धारा 21 समझ में आ गई। धारा 21 में क्या है, सदस्य बनने के लिए अर्हताएं। और धारा 14 में क्या था, धारा 14 में था निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए आपकी अर्हताएं, नाम दर्ज कराने के लिए आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो यहाँ धारा 21 है, उम्र कितनी है 21 में, 21 में 21, 21 में 21, और वहां पे आपकी 14 थी तो आपको वोटर लिस्ट में नाम कब जुड़ेगा, 18 में जुड़ेगा।
ठीक है, तो दोनों उम्र का ध्यान रखिए। चलिए 22 में चलते हैं। अब अगली है धारा 21 क्या भाई, 21 क्या और 21 क्या कह रही है कि कतिपय स्थानों पर निर्वाचन हेतु विशेष अर्हताएं, भाई राज्य सरकार जो है वो कुछ स्थानों के लिए विशेष योग्यता निर्धारित कर सकती है। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, भाई ये कौन करेगी, ये राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेगी, कुछ स्थानों के लिए जो है वो विशेष योग्यता कर सकती है, भाई इतने स्थान जो है उसमें ये योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए। अब वो कौन सी योग्यता है और अधिकतम कितने स्थान इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों पर 21 से 35 वर्ष के व्यक्ति ही पात्र होंगे। भाई राज्य सरकार ये कर सकती है कि युवा लोगों को आगे लाने के लिए, यूथ को आगे लाने के लिए जो है वो राज्य सरकार ये करती है कि कुछ स्थान नगर पालिका में आरक्षित कर दिए जाते हैं और उन पे चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 21 से 35 वर्ष के लोग ही इसमें पात्र होते हैं। 21 से 35 वर्ष के लोग ही उसमें पात्र होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो आरक्षण जो स्थान निर्धारित किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं। तो पे देखो सबसे पहले क्या चीज कह रहा है, आरक्षित स्थानों के प्रत्येक में से 2 से अधिक स्थान इस धारा के तहत नहीं होंगे। यानी एससी और एसटी के जो स्थान है, एससी और एसटी के जो स्थान है, और तीसरा आरक्षण कौन था, महिला। 3 ही प्रकार के आरक्षण है। तो जो आरक्षित स्थान है उसमें किसी भी स्थिति में 2 से अधिक स्थान नहीं होंगे, यानी 2+ जो है स्थान इसमें नहीं होंगे। आरक्षित वर्ग में 2 से अधिक स्थान इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी सरकार जो है वो एक नगर पालिका में एससी एसटी और इनके लिए जो आरक्षण है, महिला वगैरह जो भी है, उसमें 2 से ज्यादा सीटें इस धारा के तहत रिजर्व नहीं कर सकती। आई बात समझ में। दूसरा कह रहा है कि जहां आरक्षित स्थानों की संख्या 3 या 3 से कम है, मान लो किसी से वार्ड में, किसी नगर पालिका में आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, 3 या 3 से कम है, तो सिर्फ एक ही आदमी होगा प्रति वर्ग के लिए। ठीक है, यानी हर वर्ग के लिए एक ही आदमी होगा। आगे समझ में, पहला 2 से ज्यादा नहीं करेगी, अगर 3 से कम संख्या है तो एक ही आदमी होगा, और अनारक्षित में अगर 5 से कम है तो एक स्थान आएगा। अनारक्षित वर्ग में अगर 5 से कम है तो कितना आएगा, एक स्थान आएगा। और अनारक्षित में अगर 5+ है तो प्रत्येक 5 पर एक स्थान आएगा, और 5 से कम स्थानों को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है, आपकी धारा 21 के में जो है वो ये 4 प्रोविजन इसमें दिए गए। अब इसको वापस देखते हैं, अच्छी तरह से याद करते हैं। धारा थी आपकी 21 के और टाइटल था विशेष अर्हता। विशेष अर्हता, ठीक है। अब विशेष अर्हता कैसे बनाएंगे, भाई विशेष अर्हता ऐसे बनाएंगे अपन कि आपकी कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या कर सकती है कि कुछ पदों को जो है वो क्या कर सकती है, एक यूथ जो है, युवा जो है, उनको आगे लाने के लिए ये कर सकती है कि 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लोग जो है वो इसमें चयनित किए जाएंगे, इसके अलावा नहीं किए जाएंगे। 25 से 35 तक के लोग जो है, सॉरी 21 से 35, 21 से 35 वर्ष, यानी 21 से स्टार्ट होता है यूथ के लिए, तो 21 से 35 तक के लोग किए जाएंगे। ये 21 के में कौन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। अब बात ये आती है कि इस धारा के तहत कितने स्थान अलॉट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहली चीज एससी एसटी और महिला, एससी एसटी और महिला, यानी ये क्या हो गया, आरक्षित सीट। एक नगर पालिका में जो आरक्षित सीटें हैं उनमें अधिकतम कितना, 2 से ज्यादा नहीं होगा। 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, आरक्षित सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और ये प्रत्येक वर्ग की बात है। मान लीजिए एससी की जो सीटें हैं तो एससी में कितने अधिकतम आरक्षित कर सकते हैं, इसके तहत 2।
एसटी में कितने कर सकते हैं? 2। ओबीसी इसमें महिला में कितने कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये जो आरक्षित सीटें हैं वो 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम सीटें हैं, मान लो आरक्षित सीटें जो है वो आपकी कितनी है? या तो 3 है या 3 से कम है, तो फिर ये जो संख्या होगी वो मात्र 1 ही होगी, यानी एक व्यक्ति को ही जो है वो के लिए ही यूथ के लिए आरक्षित की जाएगी। अगर सीटें कितनी हो गई आरक्षण की? 3 या 3 से कम हो गई तो ठीक है। अब ये तो बात होगी अपने आरक्षित वर्ग की बात कर ली, ठीक है। ये किसकी बात करी? आरक्षित वर्ग की। ये तो हमने कर ली आरक्षित वर्ग की बात। अब हम बात करेंगे अनारक्षित वर्ग की। तो अनारक्षित वर्ग की बात करते हैं। देखो अनारक्षित वर्ग की क्या बात करेंगे, तो अनारक्षित वर्ग के लिए यह है कि आपके क्या होगा कि 5 सीटों पे, 5 सीटें अनारक्षित है तो 5 सीटों पे होगा आपका 1। 5 सीटों पे कितने मेंबर होंगे? 1 मेंबर। देखो आपने यहाँ पे लिखा था 5 अनारक्षित, 5 या 5 से कम सीटें अगर रहती है तो कितना आएगा? 1 स्थान जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। अनारक्षित में अगर 5 या 5 से अधिक से कम सीटें रहती है तो कितने? एक स्थान आरक्षित किया जाएगा। तो आरक्षित स्थान कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अगर 5 या 5 सीटें या 5 से कम, दोनों चीजें यहां लिखो ताकि भूलो नहीं। 5 या 5 से कम है तो इस धारा के तहत 1 सीट रिजर्व की जा सकती है। अगर मान लीजिए अनारक्षित वर्ग में सीटें 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा सीटें हैं, तब क्या होगा? तो भाई तब क्या होगा? तब आपके ये होगा कि आपका ये जो है प्रत्येक 5 के लिए 1, प्रत्येक 5 हेतु 1, वह 5 से कम को छोड़ दिया जाएगा। बस ये याद रखना है कि प्रत्येक 5 सीटों के लिए तो 1 आदमी को नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद में आपके 5 से जितनी ज्यादा आएंगी उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 सीटें थी, सॉरी 12 सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। अनारक्षित वर्ग की कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। अब पूछा जाए भाई इसमें इस धारा के तहत कितने स्थान रिजर्व होंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो आप इसको टुकड़े कर लो, 5 + 5 + 2 हो गए 12। 5 + 5 + 2। हमारी धारा क्या कह रही है? हमारी धारा कह रही है कि प्रत्येक 5 हेतु 1, यानी इस 5 के लिए 1, इस 5 के लिए भी 1, और उसके बाद में 2 बच गए। तो हमने यहाँ लिखा ना कि 5 से कम वाला जो पार्ट बचेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अगर 12 लोग हैं तो 12 हैं सीटें हैं, तो आपके टोटल कितने जो है वो इस स्थान आरक्षित हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो समझ में आ गई? प्रत्येक 5 के लिए 1 होगा, दूसरे 5 के लिए भी 1 होगा, और अगर कोई संख्या 5 से कम हो रही है तो उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और अगर मान लीजिए पूरी सीटें 5 या 5 से कम है तो फिर उसके लिए कितने आरक्षण, कितने स्थान रिजर्व किए जाएंगे? 1 किए जाएंगे। SC ST और महिला आरक्षण की बात करी तो अधिकतम 2 स्थान रिजर्व कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनकी प्रत्येक वर्ग की संख्या जो 3 से कम है तो सिर्फ 1 आरक्षित किया जाएगा। ये 21 के जो है उसमें विशेष अर्हता है। ये 21 के में विशेष योग्यता आपको बताई गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं 22। अब 22 में कही है भाई, देखो 22 में आपके स्पष्ट दे रखा है क्या? 1 से अधिक वार्ड में निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 1 वार्ड से ज्यादा वार्ड में, ऐसा नहीं कि 10 वार्ड है तो 10वीं वार्डों में फार्म भर दिया, 1 से अधिक वार्डों में निर्वाचन लेने पर प्रतिबंध। कोई मान लो आदमी ऐसा है संकी टाइप का आदमी, उसने 10 फार्म भर दिए, यानी 1 से ज्यादा फार्म भर दिए, तो क्या होगा कि जो नियत दिनांक है, नियत दिनांक को 3 बजे तक लिखित में सूचना देगा। भाई समझ गए? अगर किसी ने फार्म भर दिया है ना
जो एक से ज्यादा, तो निश्चित जो दिनांक कर रखी है उसमें 3 बजे तक लिखित में नोटिस द्वारा सूचना देगा कि वो किस वार्ड में रहना चाहता है। क्या सूचना देगा कि किस वार्ड में रहना चाहता है, किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता है। आगे आपको समझ में कि कोई भी आदमी, धारा आपकी 22 कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पे जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध है। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पे फॉर्म भर देता है तो उसको जो निश्चित जो नियत दिनांक है उसमें 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक उसको लिखित में सूचना देनी होगी कि भाई मैं फला वार्ड से लड़ना चाहता हूँ। मान लीजिए एक आदमी ने 1, 5 और 6 3 वार्डों से फॉर्म भर दिया, 1, 5 और 6 3 वार्डों से फॉर्म भर दिया, तो ये 3 वार्डों से फॉर्म भर दिया तो उसको 3 बजे तक ये बताना पड़ेगा लिखित में कि मुझे 1 में रहना है, 5 में रहना है, 6 में रहना है। अब जिसमें वो बता देगा उसमें रख लेंगे, बाकी सारे फॉर्म निरस्त कर देंगे। लेकिन कोई डेट होशियार है और वो बताता नहीं है तो इसके सारे फॉर्म जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। उसकी सदस्यता, उसके सारे जो आवेदन है वो क्या कर दिए जाएंगे, निरस्त करके बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक स्थान के अलावा सभी स्थानों पर उम्मीदवारी वापस ले लेगा। अगर वो नहीं लेता है तो समस्त क्या होंगे, ठीक है, सारे के सारे फार्म शून्य हो जाएंगे, यानी उसने फार्म भरा ही नहीं, सारे रद्द हो। ठीक है, वापस लेने का नोटिस जो है वो अंतिम तारीख को 3 बजे से पहले देगा, अंतिम तारीख को 3 बजे से पहले देगा। हमने बात कर ली। तो ये हो गई आपकी कौन सी धारा 22। धारा 22 में क्या था, एक से अधिक वार्डों के निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध, एक से अधिक वार्डों के निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध। ठीक है, अब आ जाइए 23। अब भाई 23 क्या कह रही है कि जब आपने पहले गठन कर दिया, फिर शासन कर दिया, फिर चुनाव का वो तंत्र बना दिया, उसके बाद में आपने वोटर लिस्ट बना दी, योग्यताएं बता दी, सारी चीजें बता दी, तो अब चुनाव होंगे तो चुनाव होने से पहले क्या होगा, चुनाव होने से पहले लगेगी आचार संहिता। और आचार संहिता में क्या होता है, आचार संहिता में आपकी सीधी सी बात है भाई, ये भोजपुर, ये जो यंत्र यान लगा के तुम प्रचार प्रसार करते हो ना, सब क्या करवा देता है चुनाव आयोग बंद। तो धारा 23 में इसका प्रावधान है। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का जो प्रोविजन है वो किसमें है, 23 के तहत क्या है कि यानु ध्वनि विस्तारकों के उपयोग पर निर्बंधन, यानी कोई भी जो उम्मीदवार है या उसका कोई एजेंट है, कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अधिसूचना, कब से कब तक, अधिसूचना से निर्वाचन तक, कोई भी व्यक्ति जो है वो अधिसूचना से, चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया ना, उसके बाद से लेकर निर्वाचन तक जो है वो क्या नहीं करेगा, यान ध्वनि विस्तारक यंत्र, यानी जो प्रचार प्रसार पंपलेट बोर्ड, हैंडलिंग बोर्ड वोर्ड जो कुछ भी लगाते हो, प्रचार प्रसार करते हो, कुछ नहीं करेगा, सब हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये कहां पे है, धारा 23 में। अधिसूचना से मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक, जो ही चुनाव पूरा होया तो जैसे मर्जी जो करो था। तो धारा 23 हो गई। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि जैसा नेतागिरी लगा के उल्लंघन कर रहा है इसका, तो 23(2) में लिखा है कि उसमें 5,000 तक का क्या कर दिया जाएगा, जुर्माना कर दिया जाएगा। और 23(3) में लिखा है कि सब जुर्माने से ही काम नहीं चलेगा, उस पर और भी ज्यादा कार्रवाई होगी। वो क्या होगी, 6 वर्ष तक सदस्य चुने जाने से अयोग्य करार दिया जा सकता है। ठीक है, उसको 6 साल के लिए जो है वो सदस्य चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। 23(3) क्या, 23 क्या कहती है, 23 धारा यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अधिसूचना प्रकाशन से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों या किसी भी प्रकार का जो है वो होर्डिंग, बैनर, पंपलेट आदि लगाकर प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज 23(2) कहती है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर 5,000 का हम लगा देंगे जुर्माना। ये भी बात होगी। उसके बाद में आपके 30(3) कह रही है कि नहीं, सिर्फ जुर्माने से ही काम नहीं चलेगा, एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको 6 साल के लिए सारे को निलंबित और कर दो। तो अगर ऐसे नाटकबाज कोई है तो उसको 6 वर्ष के लिए चुनाव आयोग जो है वो चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है। लेकिन बाद में चुनाव आयोग को लगता है कि थोड़ी रहम कर दो इस पे, उसको लगता है कि यार ठीक है जाने दो, मरने दो, तो लेखबद्ध कारणों से
रीजन लिखेगा, मनमर्जी नहीं चलेगी। राइटिंग में रीजन लिखेगा कि लेखबद्ध कारणों से उसकी अयोग्यता जो है उसकी अवधि को कम किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकता है। यानी 6 साल की जो अवधि हमने बताई ना, उसको कम भी किया जा सकता है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में 23(4) जो है वो ये क्या कहती है, 23(4) कहती है कि न्यायालय इसमें जो है वो संज्ञान नहीं लेगा। न्यायालय जो है वो परिवाद के बिना, जब तक न्यायालय में कोई परिवाद नहीं आएगा, कोई रिट नहीं दायर की जाएगी, तब तक न्यायालय स्वतः संज्ञान उसमें नहीं ले पाएगा। तो ये हो गई धारा 23 आपकी किससे रिलेटेड होगी, धारा 23 होगी अपनी कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड होगी। 22 में हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो है वो एक से अधिक वार्ड में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब 24 देखो, 24 क्या है कि सदस्यों हेतु साधारण निर्हरताएं। भाई कोई सदस्य जो है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हमने अभी जब पढ़ा ना सदस्यों के लिए 21 पढ़ी थी हमने, जब हमने धारा 21 पढ़ी तो धारा 21 में ऊपर ही ऊपर लिखा था कि 6 और 24 के अनुबंधों के तहत, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो 6 और 24 के अनुबंधों के अध्ययन। भाई 6 और 24 के अनुबंध जो उपबंध है वो तो लागू होंगे ही, उसके अलावा 21 में ये योग्यता चाहिए थी हमने को। अब 24 में क्या है, 24 में आपके निर्भरताएं दी गई है। भाई कौन आदमी जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, कौन आदमी जो है वो सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है। अब वो ये ध्यान से देख लो आप, ठीक है। कोई आदमी ऐसा है जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अदमता अपराध हेतु सिद्ध दोषी करार दिया गया है। किसी व्यक्ति को जो है वो कोर्ट ने जो है वो नैतिक अदमता के लिए जो है वो सिद्ध दोषी करार दिया है। सिद्ध दोषी जो है उसको करार दिया है और उसको 6 माह की सजा हुई है। वो चुनाव नहीं लड़ सकता। भाई कौन, जिसको नैतिक अधीनता के लिए दोषी करार दे दिया गया, 6 महीने की सजा हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस दिन से वो रिहा हुआ है, ये जो सजा है ना, सजा उसके रिहाई के 6 माह बाद तक ही लागू होगी। रिहाई के 6 माह तक लागू, ठीक है। मतलब समझे आप कि कोई व्यक्ति जिसको न्यायालय ने जो है वो नैतिक अधमता के मामले में सिद्ध दोषी करार दिया है, तो वो व्यक्ति जिसको 6 माह की जेल हुई है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन ये जो है ये रुकावट कब तक रहेगी कि जिस दिन वो रिहा हो गया उससे लेके 6 महीने तक, 6 महीने बाद में अगर चुनाव आता है तो वो लड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक होगी धारा 24(1) की पहली बात। अब है कारावास मुक्ति के 6 वर्ष 6 माह था, ये 6 माह बाद प्रवृत्ति नहीं होगी, ठीक है। 6 माह से अधिक कारावास हुआ, ये हमने बात कर ली। तो 3 चीजें इसमें आ गई कि सक्षम न्यायालय ने उसको दोषी भी करार दिया गया, 6 माह तक उसने कारावास जो है वो उसका हुआ। और उसके बाद में तीसरी बात ये आई कि भाई उसको 6 महीने के बाद में मतलब कारावास से मुक्त होने के 6 माह बाद में वो उस पर लागू नहीं होगा, बाद में वो चुनाव लड़ सकता है। तो पहली निर्योग्यता तो ये होगी। दूसरा धारा 245 के अधीन सिद्ध दोषी हो। अब 245 में क्या अतिक्रमण है कि कोई व्यक्ति जो है तो वो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक भूमि पर क्या कर रहा है, अतिक्रमण करता है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है या बाधा पहुंचाता है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है या बाधा पहुंचाता है तो वो व्यक्ति और उसका दोषी करार दे दिया गया हो न्यायालय द्वारा कि वास्तव में इसने ऐसा किया है, ये भी ध्यान रखना, या कौन देगा, न्यायालय, नगर पालिका नहीं देगी। 245 के तहत दोषी करार कौन देता है, नगर पालिका नहीं देती, न्यायालय देता है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई अतिक्रमण का दोषी करार दे दिया गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। कोई आदमी ऐसा भी है जिसने 5 वर्ष या अधिक के कारावास के अपराध आरोप विचाराधीन है। कोई न्यायालय के अंदर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है
और वो ऐसा मुकदमा है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। तो जब तक वो मुकदमा खत्म नहीं होता और उसको वो दोष मुक्त नहीं होता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, फिर है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में सिद्ध दोषी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो मिलावटखोरी में दोषी पाया गया है, जिसका एक्ट अपना था 1954 का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, उसमें अगर कोई दोषी है उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। केंद्र राज्य या किसी प्राधिकारी की सेवा में औचार के कारण उसको पदच्युत किया गया है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो केंद्र में लगा हुआ था, राज्य में लगा हुआ था या किसी प्राधिकरण में किसी नौकरी में लगा हुआ था, लेकिन उसने वहां पे न्यूसेंस किया, अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसको जो है वो बर्खास्त किया गया है। ऐसा बर्खास्त व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में है कि वृत्ति व्यवसाय से सक्षम प्राधिकरण के आदेश से विवर्जित किया गया, यानी वो कोई व्यापार ऐसा व्यापार कर रहा था जिस व्यापार से जो है वो सक्षम प्राधिकरण ने उसको अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो व्यापार सही नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। धारा 24 में सारी नियोग्यताएं लिखी है। कोई व्यक्ति विधानसभा निर्वाचन की जो विधि है उसके लिए निरस्त हो जाए, यानी विधानसभा निर्वाचन नहीं कोई व्यक्ति जो है वो विधानसभा के का निर्वाचन के योग्य नहीं रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा का निर्वाचन नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, वो नगर पालिका भी नहीं लड़ पाएगा क्योंकि उसके लिए योग्य तो इसके लिए योग्य। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां चाहिए उम्र नगर पालिका में 21 वर्ष और विधानसभा में चाहिए अपने को 25 वर्ष। बस एक निर्योग्यता को छूट है कि यहाँ 21 वर्ष से वहां 25 वर्ष से, बाकी विधानसभा का चुनाव लड़ता है, सक्षम है लड़ने में, ठीक है, योग्य है, तो इसमें भी है, उसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर है केंद्र या राज्य द्वारा में वेतनिक या अंशकालिक नियुक्ति। कोई आदमी केंद्र राज्य या किसी सक्षम प्राधिकरण में जो है, चाहे वो संविदा पर नियुक्त हो, चाहे वेतनिक रूप से हो, चाहे कैसे भी नियुक्त हो, यानी लाभ का पद जो है वो धारण करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय, निगम, निकाय, उद्यम और जो सहकारी सोसाइटियां हैं उनमें पूरी तरह से या अंशतः जो है वो वहां का कार्मिक हो, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। किसी को न्यायालय ने जो है अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है भाई, ये तो दिवालिया है, ठीक है, उस दिवालिया आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। किसी को न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया हो, विकृत चित्त कैसे, भाई पागल है ये तो पागल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका में संविदा या नियोजन में स्वयं या परिवार के सदस्य के रूप में प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो नगर पालिका में संविदा या किसी भी रूप से खुद या उसके परिवार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित है। नगर पालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी हो या फिर उसके विरुद्ध पैरवी करा। कोई वकील ऐसा है जो नगर पालिका की तरफ से जो है वो वैतनिक रूप से विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करता है या नगर पालिका के विरुद्ध जो है वो कोई मुकदमा सुन रहा है तो वो नहीं लड़ सकता। इसके अलावा निर्वाचन पश्चात नगर पालिका के विरुद्ध वकील नियोजन स्वीकार कर ले। यदि कोई आदमी निर्वाचित हो जाता है और उसके बाद में वो है नगर पालिका के विरुद्ध कोई मुकदमा ले लेता है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोई व्यक्ति के 2 से अधिक संतान है, किसी व्यक्ति के क्या है 2 से अधिक संतान है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 वर्षों से नगर पालिका का कोई बकाया और वसूली है, कोई आदमी है नगर पालिका पैसे मांगती है, पैसे जमा नहीं करा रहा, 2 साल से बकाया है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसको एनओसी नहीं मिलेगी। कोई व्यक्ति नगर पालिका की निधि संपत्ति के दुर्विनियोग का सिद्ध दोषी ठहरा है, किसी ने नगर पालिका की संपत्ति हड़पी है, नुकसान पहुंचाया है, गबन किया है, ऐसे किसी कारण से उसको दोषी ठहराया गया, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, कंपनी में अभिकर्ता है, प्रबंध निदेशक के भिन्न कोई पद धारण करता है और नियोजित है तो वो भी जो है वो इसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। तो कुल मिलाकर जो धारा 24 है उसमें निर्योग्यता है और बहुत ही एक बड़ा पैरा जो है इसके अंदर आपको दिया गया है कि कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिसमें वो व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। एक बार आप इनको जो है वो गौर से देखें और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूरे एक्ट का ये जो
आपका सोर्स में बना के इसको याद करें चॉइस को, ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मतदान का अधिकार। अब देखो सीधी सी बात है कि भाई मतदान कौन कर सकता है, तो मतदान का अधिकार किसमें, धारा 25 से याद रखो। धारा 25 में क्या है, मतदान का अधिकार। वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन होने पर मत दे सकता है। कोई आदमी कब मत दे सकता है, जब उसका नाम उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में हो। पहली चीज तो आपको अगर वोट देना है तो आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाना जरूरी है, और जिस वोटर लिस्ट में जिस वार्ड में नाम होगा आप उस वार्ड में मतदान कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है धारा 14 के अंदर अयोग्यता वोट नहीं देगा। अगर कोई धारा 14 के तहत अयोग्य है, यानी धारा 14 में क्या था, दो भाग कितने आपको फिर याद होनी चाहिए, 18 वर्ष प्लस दूसरी बात क्या थी, मामूली तौर पर निवासी। अठारह वर्ष प्लस मामूली तौर पर निवासी, ये बात थी धारा 14 में। ठीक है, तो कोई व्यक्ति धारा 14 के तहत अयोग्य है वो भी चुनाव नहीं वोट नहीं दे पाएगा। एक से अधिक वार्डों में मत नहीं दे सकता, और अगर कोई एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। भाई पहली चीज, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वो मत देगा। दूसरी बात कि वोट धारा 14 के तहत अगर अयोग्य है तो वो मत नहीं देगा। कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वार्डों में है, जो है वो रजिस्टर्ड है, तो वो मत नहीं देगा। अगर वो देता है तो एक से ज्यादा वार्डों में एक जगह दे सकता है, तो उसके सारे मत अयोग्य हो जाएंगे। अगर कोई एक ही वार्ड में एक से अधिक बार मत देता है तो फिर उसके भी सारे के सारे शून्य हो जाएंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति दंडादेश के अधीन कारागार पुलिस में निरुद्ध है तो फिर उसको मत देने का अधिकार नहीं है, यानी किसी अपराध के कारण जो है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, जेल में है, तो वो व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएगा। और निवारक निरोध के अध्ययन व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति निवारक निरोध के तहत, ठीक है, बंद है या नजरबंद किया हुआ है, तो वो भी मतदान इसमें नहीं कर पाएगा। तो धारा 25 आपकी हो गई क्या, मतदान। तो ये आपने 3 से लेकर 25 तक जो अपना अध्याय 3 है, 3 नंबर अध्याय की जो 25 धाराएं थी वो हमने अच्छी तरह से याद कर ली है। एक बार जो है वो आप सभी धाराओं को बिना देखे जो है बार बार लिखने की कोशिश करें अपने कागज लेकर। ठीक है, 2-3 बार लिखेंगे तब तक आपको याद हो जाएंगे किस धारा में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपना अगली उसमें लेके आएंगे। एक बार फिर रिक्वेस्ट कि आप जो है वो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।